कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं राजा के कुछ मुट्ठी भर सिपाही एक गांव को अपने जलते हुए तीरों से जला देते हैं। दरअसल वो मुट्ठी भर सिपाही असली राजा के नहीं बल्कि राजा के भाई एकदम गंडवा के थे, क्योंकि असली राजा ना जाने कौन से युद्ध में अपनी गांड मरवाने गया था, जिसकी गैर हाजिरी में उसका छोटा भाई एकदम गंडवा उसके सिंहासन को हड़प लेता है और आतंक मचाकर सारी भूमि पर कब्जा कर लेता है, जिसके साथ ही वो राज्य में रहने वाले सभी लोगों पर टैक्स भी बढ़ा देता है, जिस वजह से जनता बहुत दुखी थी। उनमें मनोबल की बहुत कमी थी, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सकते थे। उन चूतियों को एक हीरो की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कोई भी बलि का बकरा नहीं मिला, क्योंकि रॉबिन रजनीगंधा शहर के बाहर गया हुआ था, जहां उसके अरबी दुश्मनों द्वारा उसे जेल में गुलामों के साथ डाल दिया जाता है। लेकिन वो चूतिया वहां कहां रुकने वाला था, जिस पर वो अपने बगल में बैठे किल्विश चचा से वहां से भागने के बारे में बात करता है। किल्विश चचा कहता है जैसे मैं कहूँ वैसे ही करो, जिसमें वो दोनों अपने पैरों को उस लोहे के पाइप पर रखते हैं जिससे उन दोनों को बांधा गया था, जिसको वो दोनों 3 की गिनती पर बाहर की तरफ धकेलते हैं, जो कि भोसड़ी चोद एक ही झटके में बाहर आ जाता है, क्योंकि वो पीओपी से चिपकाया गया था, जो कि आज न कल तो अपने आप ही बाहर आकर गिर जाता। जिसके बाद वो दोनों तो वहां से भागते ही हैं, साथ में वहां पर जितने भी कैदी थे वो सभी को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहां रॉबिन रजनीगंधा किल्विश चचा का कर्जदार हो चुका है, जिसके काले कर्ज को उतारने के लिए वो उसके लिए कुछ भी करने को राजी था। जिस पर किल्विश चचा उसे कहते हैं मेरा एक बेटा है जो कि मेरा जैसा ही काला दिखता है और वो तुम्हारे ही शहर इंग्लैंड में रहता है, जिसकी फोटो वो रॉबिन रजनीगंधा को देते हुए कहता है तुम उसको अपने साथ रखना और उसका ख्याल रखना। जिसके बाद रॉबिन बेटी चौथ, जिसमें दिमाग की कमी थी, वो चूतिया वहां से तैरता हुआ लगभग 5000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड शहर पहुंचता है, जहां पहुंचते ही ना जाने उस चूतिये को कौन कपड़े और अपना घोड़ा दे देता है। और आगे एक जगह वो देखता है कि कुछ सिपाही एक काले लड़के को दे घुसंड दे लात बढ़िया से कूट रहे हैं। रॉबिन फटाक से अपनी पॉकेट से किल्विश चचा की दी हुई उसके बेटे की फोटो निकालता है, जिसकी शक्ल उस पिटाई खाने वाले लड़के से मैच हो जाती है, तो वो उन सैनिकों से उसे बचाने के लिए लड़ने झगड़ने लगता है, जिसमें वो भोसड़ी के सिपाही 2-4 लात थप्पड़ खाकर ही वहां से भाग खड़े होते हैं और वो माँ की चू को अपने घोड़े पर लादकर अपने घर की तरफ रवाना होता है, जहाँ वो देखता है कि लगभग 3-4 घोड़े मिलकर उसके घर को वहां से घसीटते हुए ले जा रहे हैं, जिस वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो गार्ड से पूछता है भांडचोद मेरे घर को कहाँ ले जा रहे हो। गार्ड उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि मादरचोद तूने राजा को टैक्स पे नहीं किया, जिसके बदले में हम तुम्हारे घर और तुम्हारी सारी भूमि को टैक्स पेमेंट के बदले में ले जा रहे हैं। रॉबिन रजनीगंधा गार्ड से कहता है मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ मैं राजा की गांड फाड़ दूंगा और उससे अपना घर और अपनी सारी जमीनें छीन लूंगा। गार्ड कहता है ठीक है तुम कसम खाओ हम चलते हैं। जिसके बाद वो घर को लेकर वहाँ से चलते बनते हैं। आगे हम रॉबिन के चेले को देखते हैं जो कि उसी के घर में रहता था और उसी के घर में बने शौचालय में टट्टी कर रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो कब दिन के उजाले में आ गया, क्योंकि वो अंधा था। जिससे वो कहता है कि भोसड़ी चौद अब से ऐसे खुले में टट्टी मत किया कर, क्योंकि राजा के सिपाही हमारी हवेली को ले गए। अंधा कहता है ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई मेरे मालिक, अगर आपके पिता जीवित होते तो ऐसा कभी नहीं होता। रॉबिन पूछता है क्या बात कर रहे हो, वो मर गए क्या? अंधा कहता है हाँ मालिक। रॉबिन पूछता है और मेरी माँ का क्या हुआ? अंधा कहता है उनकी भी मृत्यु हो गई। रॉबिन पूछता है और मेरे भाइयों का क्या हुआ? अंधा कहता है वो सभी भी मारे गए चिकनगुनिया की वजह से। रॉबिन पूछता है मेरे कुत्ते का क्या हुआ? अंधा कहता है वो तो किसी गाड़ी के पीछे भाग गया मालिक। रॉबिन पूछता है ठीक है मेरी गोल्ड फिश कहाँ है? अंधा कहता है उसे तो बिल्ली ने खा लिया। जो सुनकर रॉबिन खुश हो जाता है कि चलो मेरी बिल्ली तो जिंदा है। तभी अंधा बोलता है नहीं वो भी नहीं बच पाई, क्योंकि वो गोल्ड फिश उसके गले में फंस गई। जिस सब के बाद अंधा उसे एक लॉकेट दिखाता है जिसके अंदर इस देश के सबसे बड़े खजाने की चाबी है, जिसको रॉबिन का बाप अंधे के पास छोड़कर गया था उसे देने के लिए, जिसे वो उसे दे देता है। आगे रॉबिन उस अंधे को माँ की चू से मिलवाता है और तभी एक हाफ टिकट मुझे बचाओ चिल्लाता हुआ रॉबिन के पास आता है, जिसके पीछे पड़ा था यहाँ का सेनापति लपड़ झंडिस, जो कि रॉबिन से उस बच्चे को उसके हवाले करने के लिए कहता है, क्योंकि उस बच्चे ने राजा के शाही हिरण के टट्टों को छूने की कोशिश की थी। रॉबिन कहता है जा भोसड़ी के उखाड़ ले, तेरे को जो उखाड़ना है, नहीं करता मैं तेरे हवाले। लपड़ झंडिस पूछता है बावड़ी गैंड तेरी औकात कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तू है कौन? रॉबिन कहता है मैं हूँ रॉबिन रजनीगंधा, मेरे बारे में तो तुमने सुना ही होगा, मैं यहाँ का सबसे बड़ा तीरंदाज हूँ। जिसके बाद वो उसके घोड़े की एक रस्सी काट देता है, जिससे वो अपने घोड़े पर उल्टा लटक जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हम महल में देखते हैं जहाँ हमें असली राजा की बेटी तड़पती फुद्दी को दिखाया जाता है, जो कि मजे में काफी देर से बाथटब में पड़ी गाना गुनगुना रही थी। तभी उसकी देखभाल करने वाली रामू काकी उसके पास आती है और कहती है भोसड़ी की जल्दी से बाथटब से निकल ले वरना उसमें जंग लग जाएगा। आगे जब वो पानी से निकलती है तो हम देखते हैं कि उसने एक लोहे की
कच्छी पहन रखी है जो कि उसके बाप असली राजा ने उसको बचपन में पहनाई थी, जिस पर एक ताला लगा है ताकि राजकुमारी तड़पती फुद्दी किसी को अपनी फुद्दी ना दे पाए शादी से पहले। और उस लोहे की कच्छी को पहने हुए राजकुमारी को लगभग 20 साल हो चुके थे और अब उसकी फुद्दी मरी जा रही थी किसी का लेने के लिए। इसीलिए राजकुमारी को उस चाबी की सख्त जरूरत थी जिसके मालिक से वो प्यार कर सकती है और उससे शादी कर सकती है। तब तक सेनापति लपड़ झंडिस राजा के पास पहुंच जाता है और उन्हें बता देता है कि रोबिन रजनीगंधा शहर में आ चुका है। जो सब सुनकर राजा की गाइंड फट जाती है तो वो सुनहरे झाटों की पुजारन के पास जाता है इस मामले में मदद मांगने के लिए। पुजारन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम रोबिन रजनीगंधा को कैसे हरा सकते हो, पर मैं सिर्फ वो तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मेरा टाका तुम्हारे सेनापति लपड़ झंडिस से भिड़वाओगे। राजा जानता था कि ऐसा होना तो पॉसिबल रहा, फिर भी वो उसे वादा दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रोबिन रजनीगंधा अपने घोड़े पर बैठकर महल की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ एक बंदा पुल पर लठ लेकर खड़ा था जो उन्हें वहाँ से नहीं गुजरने देता। कहता है, मुझे टोल टैक्स चाहिए तभी तुम यहाँ से गुजर सकते हो, जबकि वो भोसड़ी वाले बड़ी ही आसानी से उस छोटी सी नाली को कूदकर भी जा सकते थे। पर नहीं बहानचोद, उन्हें तो पुल से ही जाना था, जिसको रोबिन टोल टैक्स देने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर लठ बरसाने लगते हैं, जो लठ आपस में टकराकर छोटे बहुत छोटे होते चले जाते हैं। जिस छोटे लठ को रोबिन उसके सर पर मारता है जिससे वो चूतिया बगल में से गुजर रही नाली में गिरता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बहानचोद कोई तो बचाओ। जिस पर रोबिन को उसकी ये हालत देखी नहीं जाती तो वो उसे नाली से निकालता है और उसकी जान बचाता है। टोल टैक्स कर्मचारी उसे अपने गले से लगा लेता है और उसका जीवन भर के लिए कर्जदार हो जाता है। तभी हम उस टोल टैक्स कर्मचारी के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है चकलिंदर, जो कि चाकू चलाने में उस्ताद था। जिस पर रोबिन एक तीर चलाता है ये देखने के लिए कि वो कितना उस्ताद है, जिसमें चकलिंदर उस तीर को बिल्कुल आरी मशीन की तरह काट देता है। आगे हम महल में देखते हैं जहाँ एक जबरदस्त गाइंड फाड़ पार्टी चल रही है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ एक जंगली सुअर के साथ रोबिन रजनीगंधा पहुंचता है, जिस सुअर को वो टेबल पर टोरेबाजी में देकर मारता है। जो सब देखकर वहीं पर बैठी राजकुमारी तड़पती फुद्दी उससे इंप्रेस हो जाती है उसकी दिलेरी देखकर, जिसके इशारे देखकर रोबिन समझ जाता है कि इसे तो कुछ चाहिए। जिसके बाद वो उसके हाथ को चूमने लगता है। जो सब देखकर सेनापति लपड़ झंडिस की सुलग जाती है क्योंकि वो राजकुमारी की बजाना चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। जिसके बाद वो राजा एकदम गंडवा से कहता है, बावले गैंड, ये सिंहासन खाली कर दे और जो भी टैक्स तूने सारी प्रजा पर बढ़ाए हैं उन्हें कम कर दे, क्योंकि ये सिंहासन तेरे बाप का नहीं तेरे भाई का है जिसकी गैर हाजिरी में तूने इसे कब्जाया है। अगर तू मेरे बताए अनुसार नहीं चला तो मैं तेरी सारी प्रजा को तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। तभी सेनापति लपड़ झंडिस रोबिन के मुंह पर एक तमाचा जड़ देता है और कहता है, भोसड़ी के पहले तू मेरे खिलाफ तो खड़ा हो। जिसके बाद वो सेनापति जो गंडवा था वो अपने सैनिकों को आगे कर देता है, जिन सैनिकों से रोबिन रजनीगंधा कुछ देर तक तो लड़ता है फिर कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी रोबिन के बाकी के साथी उसका साथ देने महल में आ जाते हैं और वहाँ एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिस लड़ाई को रोबिन रजनीगंधा बड़ी ही आसानी से जीत जाता है और वहाँ से जाते वक्त वो तड़पती फुद्दी को एक फ्लाइंग किस देकर जाता है, जिस फ्लाइंग किस को उसकी चूतिया रामू काकी पकड़ लेती है। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ गांव वालों को भड़काकर राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया है और वो उन्हें फाइट के लिए ट्रेन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेनापति लपड़ झंडिस इस मामले को सुलटाने के लिए एक हत्यारे को बुलाता है, जिससे वो पूछता है रोबिन भोसड़ी चोद को कैसे मारा जाए क्योंकि उसने राजा की गाइंड में दम कर रखा है। हत्यारा कहता है, बड़ा ही आसान काम है, कल तुम निशानेबाजी की एक प्रतियोगिता रखो, जिस प्रतियोगिता में रोबिन जरूर आएगा क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा निशानची है। पर ये मेरा वाला निशानची भी कुछ कम नहीं है क्योंकि इसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा मेडल है निशानेबाजी के, जो उसे हरा देगा और उसके हारने के बाद जब उसका ध्यान भटकेगा तो मेरा हत्यारा उसको अपने तीर से मार देगा। जो सारी बातें वहीं छत पर खड़ी राजकुमारी तड़पती फुद्दी सुन लेती है। अब उसे अपने प्यार रजनीगंधा की चिंता होती है तो वो अपनी रामू काकी के साथ घोड़े पर बैठकर रोबिन को ये सारी बातें बताने उसके अड्डे पर पहुंचती है और रोबिन से कहती है, सेनापति लपड़ झंडिस तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। कल वो एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता रखेगा जहाँ वो तुम्हें हराकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, पर तुम मेरी जान वहाँ मत जाना। रोबिन कहता है, ठीक है बेबी, मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो राजकुमारी को खोपचे में ले जाता है उसके साथ चौदम पट्टी मचाने के लिए। राजकुमारी कहती है, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने एक लोहे की कच्छी पहन रखी है जिसके ऊपर एक भारी भरकम ताला लगा है और जो बंदा मुझसे सच्चा प्यार करता है उसी के पास इस ताले की चाबी है। जिस दिन मैं अपने उस प्यार करने वाले को पाऊंगी उसके साथ खूब चौदम पट्टी मचाऊंगी। जिसके बाद राजकुमारी और उसकी रामू काकी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं अगले दिन हम देखते हैं रोबिन रजनीगंधा के दोस्त भेष बदलकर उस प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद सारे खिलाड़ी निशाने पर निशाना लगाते हैं जिसमें से ज्यादातर खिलाड़ी खेल से
बाहर हो जाते हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को छोड़कर, जिनमें से एक तो उस हत्यारे का खिलाड़ी था और दूसरा ये बूढ़ा था जो अपना रोबिन रजनीगंधा है। रोबिन फिर से एक तीर चलाता है जो कि निशाने के बिल्कुल निशाने पर लगता है, जिस निशाने को देखकर सेनापति समझ जाता है कि ये बूढ़ा नहीं रोबिन भोसड़ी वाला है। जिसके बाद रोबिन भी अपना बूढ़े वाला चोला उतार देता है, जिसे देखकर सारी जनता उसके पीछे पागल हो जाती है और राजकुमारी भी उसे देखकर खुश हो जाती है। आगे अब तीर चलाने की बारी दूसरे खिलाड़ी की थी जो रोबिन के लगे हुए तीर की गाइंड फाड़कर निशाने पर लगता है, जिस निशाने को देखकर तो सारी जनता उसके पीछे पागल ही हो जाती है और उस निशानची को अपने कंधे पर उठा लेती है। जो निशाना देखकर रोबिन बिल्कुल शौक हो जाता है कि बाणचोद ये क्या हुआ, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार निशानेबाजी का कंपटीशन हारा था। तभी वो अपनी मूवी स्क्रिप्ट खोलता है ये देखने के लिए कि क्या डायरेक्टर ने उसको एक मौका और दिया है ये प्रतियोगिता खेलने के लिए, जिसमें साफ साफ लिखा था कि रोबिन को एक और मौका दिया जाता है। जिस बात पर राजा और सेनापति को शक होता है तो वो दोनों भी अपनी अपनी स्क्रिप्टें निकालते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि उसे एक और मौका दिया जाएगा डायरेक्टर की तरफ से। तभी सेनापति अपने उस हत्यारे तीरंदाज से रोबिन को मारने के लिए कहता है, जो रोबिन पर निशाना लगाता है और उस पर अपना तीर दाग देता है, जिस तीर को वो अंधा पकड़ लेता है क्योंकि उस मादर चौध ने उस तीर की आवाज सुन ली थी। जिसके बाद रोबिन अपना तीर निकालता है और उसे निशाने पर साधता है कि तभी दूसरा प्रतियोगी उसके पैर में अपना धनुष मारकर उसका बैलेंस खराब कर देता है, जिस वजह से वो तीर ऊपर आसमान में चल जाता है। लेकिन मैंने रोबिन को ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज नहीं कहा था। दरअसल वो तीर ऊपर हवा में जाने के बाद भी वापस घूम कर आता है और सारी ऑडियंस की गाइंड के नीचे से निकलकर अपने निशाने को ढूंढकर उसे निस्तो नाबूद कर देता है। काश ये घोर कलयुग देखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जिंदा होते तो वो आज इस चूतिये से इसका अंगूठा मांगने की बजाय इसका सर मांगते। अब ये सब देखने के बाद सेनापति को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने सैनिकों से उसे बंदी बनाने के लिए कहता है और वो उसे फांसी के फंदे पर टांग देते हैं। जो सब देखकर राजकुमारी तड़पती फुद्दी सेनापति से कहती है, तुम रोबिन की जान बख्श दो, मैं तुम्हें अपनी फुद्दी दे दूंगी, अपना पूरा शरीर दे दूंगी, पर मैं तुम्हें अपनी आत्मा और अपना दिल नहीं दूंगी। सेनापति कहता है, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, वैसे भी मैं क्या करूंगा तेरी आत्मा और तेरे दिल का, मुझे तो बस तेरा बिल चाहिए। जिसके बाद वो दोनों शादी करते हैं, लेकिन अभी भी रोबिन को फांसी के फंदे पर ही लटकाया गया था, क्योंकि अगर तड़पती फुद्दी शादी करने से इनकार करती है तो रोबिन को फांसी दे दी जाएगी। और इससे पहले कि तड़पती फुद्दी शादी के लिए कबूल है बोलती, तभी माकीचू एक तीर चलाता है, जो तीर रोबिन रजनीगंधा के फंदे को काट देता है, जिससे वो आजाद हो जाता है। जिसको आजाद देखकर तड़पती फुद्दी शादी से इनकार कर देती है। जिसके बाद जितने भी गांव वालों को उन्होंने ट्रेन किया था वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और सैनिकों से लड़ने लगते हैं, जिस वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। जिस भगदड़ में सेनापति तड़पती फुद्दी की फुद्दी बजाने उसे उठाकर एक कमरे में ले जाता है, जहां वो उसकी लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है कि तभी वो देखता है उसने एक लोहे की कच्छी पहन रखी है। जिस कच्छी को फाड़ने के लिए वो एक लेंटर तोड़ने वाली मशीन ले आता है, जिससे वो उसकी फुद्दी के ताले को तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी वहां रोबिन आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जिस फाइट के दौरान रोबिन के गले में लटका हुआ लॉकेट ऊपर दीवार से जाकर टकराता है और उसमें पड़ी हुई चाबी जाकर अपने आप ताले में लग जाती है, जो देखकर राजकुमारी कहती है, चाबी का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि तुम ही मेरी फुद्दी के हवलदार हो, तुम ही वो सच्चे प्यार करने वाले हो जो मेरी बजा सकता है। जो बातें रोबिन अपनी तलवार पीछे की तरफ करके सुन रहा था, जिस पर सेनापति पीछे से वार करता है और वो तलवार गलती से उसके शरीर में घुस जाती है, जिस वजह से वो मरने लगता है। तभी वहाँ सुनहरे झाटों की पुजारन आती है, जो कि उसे पोलो टॉफी दिखाती है। कहती है, ये वो टॉफी है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, पर मैं ये सिर्फ तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी लोगे। अब भोसड़ी का मरता क्या ना करता, वो कहता है, ठीक है, ला खिला दे मुझे। जिसको खाने के बाद सेनापति लपड़ झंडिस की जान बच जाती है, जिसको वो पुजारन घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है। आगे रोबिन तड़पती फुद्दी को गोद में उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है, जहाँ वो सारी जनता के सामने उससे शादी करता है। तभी वहाँ इंग्लैंड का असली राजा आता है, जिसको अपनी गाइंड मरवाने से फुर्सत मिल गई थी। वो अपना ताज वापस लेता है और उन दोनों को शादी की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो सभी को सभी की जमीनें वापस कर देता है और बढ़ाए हुए टैक्सेस भी कम कर देता है। जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो एक खच्चर पर बैठकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं जब रोबिन रजनीगंधा तड़पती फुद्दी की लेने की कोशिश करता है तो उस चाबी से वो ताला नहीं खुलता, जिसके बाद चाबी बनाने वाले को बुलाया जाता है उस ताले की नकली चाबी बनवाने के लिए। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो। धन्यवाद।